नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हिंदुस्तान में गुलाम अली का गाना भी खबर बन जाए, ये कुछ साल पहले नहीं था। बहरहाल विरोध और समर्थन की सियासत के बीच, दहशत और नफरत के बीच आज जब कोलकाता में उन्होंने गाना शुरू किया तो फासले पिघलते से लगे। ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी ये कभी सोचा न था। गुलाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उन साझा आवाजों में एक हैं जो सरहदों के आर पार वो धागा जोड़े रखते हैं जिसका नाम संस्कृति है। उनकी मुलायम मखमली आवाज ने जैसे सारे शिकवे बुहार किए, उसके आगे सारी सियासत पीछे छूट गई। फानुस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। দেখুন, ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দিয়ে ভগবান। স্বামীজিকে আমাদের প্রণাম জানাই, আর গোলাম আলী সাহেব তার টিম ময়েসজিকে আমরা অনেক অনেক we are really grateful to all of you. Thank you so much for coming over here. West Bengal always loves you, always, always, always. Please remember. फासला शिद्दते एहसास से कम होता है। फासला शिद्दते एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा ले तो छू लूं तुझको। बात जरा से हाथ बढ़ाने की होती है। आज हमने हाथ बढ़ाया और देखिए गुलाम अली साहब चले आए हमारे बीच। अब ये यादें हमें जिंदा रखेंगी सालों साल। I think it is a success and look at the crowd. According to the crowd, I think he's very welcomed over here and everybody is a fan of him. अच्छा मैसेज है हिंदुस्तान की तरफ से, इसलिए हम सुनने और देखने आए। Ghulam Ali, nobody can match him, so we are here. It's very good, most welcome. Ghulam Ali is always welcome. पिछले दिनों पाकिस्तान से आए कुछ कलाकारों ने एनडीटीवी इंडिया के ही एक कार्यक्रम में कहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाहे जितनी झड़प हो, लाइन ऑफ कल्चर पर विवाद नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ कल्चर पर कौन लोग नए कांटे नई बात डालने को बेताब है। संगीत के सुरीले संसार पर एक ग्रहण लगाने की आखिरी कोशिश त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने की। ये वही तथागत रॉय हैं जिन्होंने कहा था कि मुंबई में याकूब मेमन की मैयत में शामिल लोगों में भविष्य के आतंकी हैं। ये वही तथागत रॉय हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान जहां चाहे वहां जाएं। आज उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तानी गायक गुलाम अली कोलकाता में है। पाकिस्तानियों के हाथ धरती के किसी शख्स ने इतनी तकलीफ नहीं झेली जितनी बंगाली हिंदुओं ने। बंगाली भूल जाते हैं, हर प्रसाद शास्त्री ने कहा था। दरअसल सारी राजनीति ये भूलने और याद दिलाने की है। हम क्या भूलते हैं और क्या याद रखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के विश्वासों में जीते हैं, किन आस्थाओं पर अमल करते हैं। भारत बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी धर्मों का, बहुत सारी जुबानें बोलने वाला देश है। पिछले दिनों यूपी के एक शख्स ने मोहम्मद पैगंबर पर छीटाकशी की। इसकी प्रतिक्रिया मालदा में दिखी, जहां बीते हफ्ते 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई। बीजेपी ने जांच के लिए बाकायदा अपनी एक टीम भेज दी, जिसे ममता सरकार ने दाखिल नहीं होने दिया। आज बीजेपी नेताओं ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। उनका आरोप है ममता सरकार की नरमी की वजह से ये तोड़फोड़ और हिंसा हुई है। ये पूरा हंगामा सुनियोजित था। मालदा में सांप्रदायिक पर्चे बांटे गए। इदारा-ए-शरिया नाम के संगठन ने पर्चे बांटे। गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि जांच के लिए कुछ? उन्होंने सारे विषयों को गंभीरता से सुना है और निश्चित रूप से इस पे कोई कार्रवाई करने का उनकी तरफ से कोई विषय आएगा वो आपके सामने भी आएगा। और इन सब के लिए अब जेडीयू के सांसद गुलाम रसूल बलियावी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि बलियावी की सफाई है कि ऐसा कोई जुलूस निकालना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने इसकी खबर तक नहीं की। अव्वलन तो इस जुलूस की ज़रूरत भी नहीं थी और इस प्रोग्राम की कतई ज़रूरत नहीं थी, और अगर हम तक खबर आती तो मैं सख्ती के साथ इसको मना करता कि ये काम मत करो, चूँकि वो ऑलरेडी जेल में है। कानून उनके साथ जो कानून का काम है वो कर रहा है, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन या हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं थी।
मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए ये जब खबरें आई तो हमको भी हैरत हुई कि ये क्या है। लेकिन असली सवाल यह है कि कौन है जो मालदा की हरकत को पूरे हिंदुस्तान की सियासत का रंग देने में जुटा हुआ है। क्या ये देश और समाज को, धर्म को और संस्कृति को बांटने की कोशिश है? क्या ये कोशिश सीधे जाकर पठानकोट के आतंकियों की कोशिश से नहीं मिल जाती, जो कहीं अमन नहीं चाहते हैं, नफरत और बदले की खूंखार हिंसक भाषा बोलते हैं और बेगुनाहों का खून बहाते आतंकियों और उनके एजेंडे पर अनजाने में ही अमल कर बैठने वाले नेताओं में क्या कोई अंतर बाकी है? जवाब फिर संगीत देता है, गुलाम अली की गजल देती है। चुपके 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 रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी ज़माना याद। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो पश्चिम बंगाल पर आज एक खास चर्चा, इसके लिए एक खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, साथ ही बलदेव शर्मा आरएसएस विचारक, वरिष्ठ पत्रकार भी, और निरंजन मुखोपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, और मनोजीत मंडल टीएमसी के समर्थक हैं। जब से मालदा का ये पूरा मामला आया है, टीवी की बहसों में टीएमसी के तरफ से उनके प्रवक्ता को नहीं आने की इजाजत है, इसीलिए टीएमसी के समर्थक आगे आकर पार्टी की बात रख रहे हैं। शुरुआत बाबुल सुप्रियो आपसे। आप इस देश में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके आपका प्रतिनिधिमंडल फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर पश्चिम बंगाल जाता है। आज आपके अपने ही गृह मंत्री से मिलकर ये दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय दखल दे। क्यों जरूरी है ये सब करना? आप मुझे बताइए ज़रूरी क्यों नहीं है। हमारे एक ऐसे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो हर चीज़ में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखिए गुलाम अली खान साहब की जो कॉन्सर्ट हो रही है, उनके चेहरे पे ऐसा है न जाने वो कौन सी एक नई चीज़ इंडिया में कर रही हैं जो कभी इंडिया में हुआ नहीं। मेरे साथ गुलाम अली भाई का व्यक्तिगत संपर्क है, मुझे मालूम है, मैं उन चुनिंदा कलाकारों में से हूँ। मैं 2 बार पाकिस्तान जाके गाना गा चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि ये अभी आप कालिया चौक के साथ सारी चीज़ों को अगर आप रिलेट करें, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है उनका जो कम्युनल कार्ड खेल के जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है और उसका नमूना है। और उनका चाल देखिए, जबकि ये आप बड़ी क्लियर एक पैम्फलेट बांटा गया था, ये विश्व मुस्लिम दरबार अर्थात मुस्लिम के दरबार में दूसरी बात, और इदारा शरिया जो कालिया चौक है, क्लियरली इसमें सारा नाम दिया गया था। यहाँ पे फांसी की बात की गई थी। जो जिन व्यक्ति ने नहीं, मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं इस यहाँ पे जो लोग जो आए थे उसमें बिल्कुल ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये पैम्फलेट बांटा गया था। जैसे ही मैं इस समावेश के विरुद्ध में कुछ बोलूंगा, तब भी उनके पास में ये क्षमता आ जाएगी ये कहने के लिए कि देखिए बीजेपी की मंत्री जो है वो एंटी मुस्लिम कम्युनल बात कर रही है। यही उनका आग लगाने का खेल है। और ये लार्जर पिक्चर, मैं पॉलिटिक्स में नया हूं, मुझे कुछ ऐसी चीज दिख जाती है ना जो टीवी में ज्यादातर बातचीत इस वक्त नहीं हो रही। ये ममता जी का बहुत ही एक सुनहरा खेल है और इसी खेल की वजह से हम चिंतित है। इसी खेल की वजह से आज इसी डेंजर की वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हो, इसी वजह से बीजेपी के जो नेता है वो राजनाथ जी को रिपोर्ट दिया। बाबुल, आप खुद मंत्री हैं केंद्र में। अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में हालात इतने खराब हैं, तो आपके अपने गृह मंत्री हैं जो गृह मंत्रालय चला रहे हैं। तो देश में कहीं भी अगर हिंसक वारदात होती है तो गृह मंत्रालय उसकी नब्ज तक पहुंचता है। तो आपको क्यों लगता है कि होम मिनिस्ट्री तो इंटरफेयर नहीं करेगी ना किसी, वहां पे इलेक्टेड सरकार है। वहां पे जब ये पर्ची बांटी गई थी उस वक्त ममता दीदी को या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि यहाँ पे एक रिलीजियस ये था, रिलीजियस एक वार्ता उसमें थी। तो दे शुड हैव टेकन, उनको पर्याप्त
ये क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस की बंदोबस्त रखना चाहिए था, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि ये इसलिए ये समावेश करने का परमिशन उनको दिया गया, या कुछ जगह में ये कह रहा है कि परमिशन लिया ही नहीं गया था। इसका रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों में 15 लोग उसी इलाके से मालदा से फेक करेंसी रैकेट में अरेस्ट हुए हैं, और उनके साथ तृणमूल के एमपीज के जो कनेक्शंस है वो भी बहुत ही अहम बात बन के सामने आई है। व्हाट डज दिस मॉब डू? वन सेक्शन ऑफ द मॉब ये पुलिस स्टेशन में जाके वो सारे एविडेंस जला दिए, जिससे वो फेक करेंसी रैकेट का जो तहकीकात इस वक्त केंद्रीय सरकार के एजेंसीज कर रही है उसमें थोड़ी बहुत जो है रुकावट आ जाए। तो ये ओवर जो क्लियर पिक्चर है वो बहुत आसानी से लोगों के सामने आ रही है, और ये ममता जी का डेंजरस पॉलिटिक्स है। इसके साथ कोई भी कम्युनिटी या कम्युनल की अगर आप चीज को जोड़ने जाएंगे वो इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पैम्फलेट एक पर्टिकुलर मुस्लिम एक समिति के साथ बांटा गया था, लेकिन इट इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। पर बाबुल, कल से आज मैंने कल भी इस मुद्दे पर बहस की थी, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सांसदों का ये मिशन क्या था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ और उसे क्यों नहीं रोका गया। इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह जरूर है। और मनोजीत मंडल इस वक्त हमारे साथ है। मनोजीत, हम इसमें नहीं जाएंगे कि क्या ये हिंसा एक सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुई, या फिर एक जैसा कि कह सकते हैं कि एक नॉर्मल क्राइम है, या फिर एक आगजनी की जो वारदातें हुई हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जिससे जुड़े थे इसलिए हुई। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार इस हिंसा को काबू करने में मालदा में नाकामयाब रही, जिससे वजह से तनाव वहां पर और बढ़ा। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ बताइए? छोटे मोटे एक घटना घटी, ये एकदम वेरी माइनर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, वो विद इन 24 आवर्स उसको कंट्रोल में लिया गया, ठीक है। लेकिन वी आर एस्टोनिश्ड दैट इन द नेशनल मीडिया पिछले 7-8 दिनों से इसको दिखाया गया है ऐसे करके, जब यहां पर बहुत बड़ी एक घटना घटी। ये बिल्कुल गलत है। पर मनोजीत, अगर ये छोटी घटना थी तो कल जब बीजेपी के सांसद अपने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन में थे, चलिए उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या टारगेट था वो अलग बात है, लेकिन फिर उनको जाने क्यों नहीं दिया गया, क्यों रोका गया राज्य सरकार ने उनको? आपने बोलिए ना, आपने बोलिए ना, हुआ क्या है? कितने लोगों का इंजरी हुआ है, कितने प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया गया है, ये सिर्फ टारगेट किया गया था। पुलिस स्टेशन पर हमला करना क्या एक नॉर्मल एक नॉर्मल घटना, एक सामान्य घटना है? पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स, उसके कंप्यूटर जलाना, पुलिस की गाड़ियां जलाना, बीएसएफ की गाड़ियां जलाना, इतने सारे लोग अगर सड़क पर निकले थे तो एहतियात के तौर पर कदम उठाया जा सकता था। मनोजीत, कितने सारे लोग आपके पास, कितने सारे लोग? आज का कलकत्ता का सबसे बड़ा जो नेशनल बंगाली डेली है उसका नाम है आनंदबाजार पत्रिका। वो क्या लिखा है? हार्डली फ्यू थाउजेंड पीपल वर देयर। और आप लोगों ने देखा है क्या 1 लाख 2.5 लाख इतना सारा लोग था? कौन सही है कौन गलत है आप बताइए ना। यहाँ का कोई मीडिया, यहाँ का मीडिया इतना रिस्पॉन्सिबल है, कोई कुछ नहीं देखा रहा है। और सिर्फ ये पॉलिटिक्स किसका फायदा हो सकता है बोलिए? नहीं, नहीं, जब जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है क्योंकि उसके एक इलाके में तनाव है। किसने किया था? ये मीडिया पर सारा इल्जाम थोपकर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। कुछ भी नहीं है मनोजीत, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर मीडिया में अगर ये बहस हो रही है तो जवाबदेही की वजह से हो रही है। हम उतने ही सवाल बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी से कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ बैठे हुए, हम उतने ही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ रही है कि उसके सांसद वहां जाएं या फिर राज्य केंद्र के गृह मंत्री से मिले और दबाव बनाएं कि कुछ हो पश्चिम बंगाल पर। निरंजन मुखोपाध्याय, आप इस राजनीति से आगे हम बढ़े तो क्या ये पूरा मामला ममता बनर्जी चाहती तो पहले निपटा जा सकती थी, बजाय कि बीजेपी के लोग आगे बढ़कर इसे अब अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं उस चीज पे बात करना चाहता हूं जिससे आपने शुरुआत की थी, संगीत की। क्योंकि आपने शुरुआत की थी क्योंकि बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ हैं, तो संगीत की बात करना बहुत जरूरी है। और चूंकि भुलाना ना देना, किसी को भूलने नहीं देना एक राजनीति है, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि संगीत इस देश में किस तरह से सब कॉन्टिनेंट को बांधता आया है। 2001 में जून में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हॉस्पिटल में बॉम्बे में रिकवर कर रहे थे, उन्होंने खत मेहदी हसन को लिखा था जिनको स्ट्रोक हुआ था कुछ सप्ताह पहले, बाकायदा बोलते हुए कि अब मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हूं। याद दिलाया था कि 78 में जब वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे तब
दिल्ली में उनके घर पे आके मेहदी हसन ने गाया था। अटल जी ने कई बार कहा कि उनको गज़ल बहुत अच्छे लगते थे। मेहदी हसन उनके बहुत फेवरेट सिंगर थे। और रंजिश ही सही जो एक बहुत सिंबॉलिक गाना है, और ख़ास तौर से आज के माहौल में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में इसी पार्टी के प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो इस तरह की राजनीति को प्रमोट किए हैं। गुलाम अली का कॉन्सर्ट का एक बैकड्रॉप है। मुंबई में जो पिछले महीनों में जो घटना हुई, जिस तरह से गुलाम अली का कॉन्सर्ट मोड़ा, उसको पूरे उस बैकड्रॉप में देखना पड़ेगा। कालिया चौक में जो हुआ वो एक अलग घटना है, लेकिन आज हमने बात शुरुआत उसी से की। बाकी ये तू मैं की जो राजनीति जो हिंदुस्तान में एक तरह से प्रैक्टिस बन गई है कि हर चीज पे हर एक के पास रेडीमेड आंसर हैं, उसी तरह से टेलर मेड करने की जिस तरह से उनको कन्वीनियंट लगता है, इससे मुझे तकलीफ होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। जी बल्दी जी, अब बार बार जब टीएमसी से इस पर प्रतिक्रिया ली जा रही तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ पर भी सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं कि संघ की जो सोशल मीडिया आर्मी है वो इसे फैलाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। डेरेक ओब्रायन का कल बयान आया था। देखिए, ये जो मुख्य घटना वहां घटी है, और आपने स्वयं कहा, भले ही वो मनोजीत कह रहे हों कि साधारण सी घटना है, लेकिन पुलिस थाने पर हमला, वहां गाड़ियों को फूंकना, रिकॉर्ड जला देना, ये सामान्य घटना नहीं है। और ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं हो सकती, ये सुनियोजित भीड़ की जो सोची समझी चाल है। और इससे ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया का शिगुफा उछाला जा रहा है। और अभी हमारे मित्रों ने संगीत की बात की, तो देखिए, भारत तो संगीत, कला और संस्कृति का देश है, यहाँ सबका स्वागत है। लेकिन पाकिस्तान के ही संगीतकार और कलाकार भारत में क्यों पनपते हैं? वहां तो उनको खुद पनपने का मौका नहीं है। और इस संगीत से क्या वहां जो मानसिकता सरकार, आईएसआई या पाकिस्तानी सेना के मन में भारत विरोधी विचार पनपते हैं, वो दूर हो सकते हैं क्या? इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। केवल संगीत की प्रशंसा से कुछ नहीं होगा। पर ये सब जो कुछ हो रहा है उसको जो 100 दिन दूर बंगाल में विधानसभा चुनाव है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसीलिए क्या वहां पर संघ की शाखाएं एकदम से डबल हो गई हैं? संघ इतना एक्टिव हो गया पश्चिम बंगाल में, जो अभी तक की शाखाएं कभी भी सिक्ता जी सरकारों के प्रश्रय से नहीं बढ़ी हैं। संघ तो उस दौर में सबसे ज्यादा बढ़ा जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया, गांधी मर्डर का झूठा केस चलाकर, या राम जन्मभूमि आंदोलन के नाम पर संघ को प्रतिबंधित किया। संघ को 3 बार प्रतिबंधित किया गया। उस दौर में संघ बहुत बढ़ा। लेकिन ममता जी का जो शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, उसकी विफलता अब दिख रही है उनको, और चुनाव पास आ गया तो मुस्लिम कार्ड फिर खेल रही है। दिलीप घोष, उनको फिर क्यों बीजेपी चीफ बनाया गया राज्य का? किनको? दिलीप घोष को। नहीं, क्या दिक्कत है आपको? किसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है? तो पार्टी का निर्णय है। ये दूसरे कैसे उस पर आपत्ति कर सकते हैं? जुड़ा नहीं है? क्या ये आरएसएस एक्टिविस्ट नहीं? ये तो पार्टी को सोचना है कि हमें किसको बनाना है। और आप आरएसएस एक्टिविस्ट की बात कर रही हैं, तो बीजेपी और संघ में तो जो वैचारिक संबंध है, तो आप उसको अलग करके नहीं देख सकती हैं। संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में जनसंघ के जनसंघ के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय थे, वो जनसंघ के पहले 100 दिन दूर विधानसभा चुनाव है जो टीएमसी को इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी केवल विधानसभा चुनाव मजहबी कार्ड खेल रही है ममता। देखिए, अगले साल, इसी साल में बंगाल और असम चुनाव ड्यू हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है हिंदुस्तान में दोनों तरफ से, उसको समझने की जरूरत है कि इसको मौका पाते ही दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। बीजेपी का कोई दो राय नहीं है कि उनका जो मेन वोट बैंक है वो हिंदू कम्युनिटी से ही वोट बैंक है, और उसको वो कंसोलिडेट करना चाहेंगे। एक बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका माइनॉरिटी का है वोट बैंक, जो ट्रेडिशनली एक समय लेफ्ट फ्रंट के पास होता था। ये जो मालदा इलाका है, इसको चिकन नेक बोला जाता था। ये बहुत क्रूशियल कॉरिडोर है। बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही क्रूशियल कॉरिडोर है, और इसमें तमाम स्मगलिंग, ड्रग, तमाम तरह के, तो एक बहुत तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स और क्राइम का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। उसके जो सपोर्ट है उसको हासिल करने के लिए एक तरह से टीएमसी भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, और इसलिए माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का पैंडरिंग किया जाता है। जब
ऐलान किया गया था कि 3 जनवरी को एक ऐसा जुलूस निकाला जाएगा। क्या सरकार ने कुछ कोशिश की थी कि उसको नहीं होने देने के लिए? क्या एंटिसिपेट नहीं किया गया था? क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने खबर नहीं दी होगी? मैं नहीं मानता हूं कि लोकल इंटेलिजेंस का कोई खबर नहीं थी कि किस तरह की बिल्डअप होगी, तो उसको अलाउ किया गया क्योंकि उनको लगा कि शायद माइनॉरिटी वोट बैंक जो है वो टीएमसी के साथ कंसोलिडेट होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर वो होगी तो जो पोलराइजेशन होगा, समाज में पोलराइजेशन होगा, तो टीएमसी को भी बेनिफिट होगा और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि यही वो कोशिश है मालदा? मुझे लगता है। और आपने तथागत रॉय की बात की, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका बयान भूल गए जो ठीक अभी आया था, ट्वीट जो जिक्र कर रहे थे कि पठानकोट में जो जिहादी की मृत्यु हुई है उनको सुअर के एक्सक्रीटा में उनको दफना दिया जाए। इस तरह की चीजें वो जब तक बीजेपी के नेता थे या एक्टिविस्ट थे कुछ भी बोलना चाहे बोले, लेकिन आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, बाबुल सुप्रियो को मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उनको नहीं लगता कि कोई कॉशन करने की जरूरत है? आखिरकार निरंजन ज्योति को पिछले 2014 में कॉशन किया गया था, तो क्यों नहीं एक गवर्नर को बोला जाता है कि आप अपने इस तरह के प्रोवोकेटिव बयान मत दीजिए? बाबुल, जो आरोप बीजेपी इस वक्त लगा रही है, आप लोग लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर कि वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस पूरे मामले को उन्होंने बढ़ावा दिया, तो हम क्यों नहीं माने कि बीजेपी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कल से आज में मालदा के लिए इतनी एक्टिव हो गई है कि वो चाहती है कि गृह मंत्रालय आज ही दखल दे और तुरंत ये पूरा मामला अपने हाथ में ले। इसमें आपको मैं एक चीज बताऊं जो वहां पे दादा कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, इसमें आप बीजेपी का कोई पॉलिटिकल गेम इसमें मत देखिए। इसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। जो उन्होंने चिकन नेक की बात की है, ये पूरे हर बंगाली को मालूम है कि सारा फेक करेंसी से लेके इलीगल आर्म्स से लेके सारा काम जो है बॉर्डर के जो इलीगल एक्ट्स जो है वहीं पे चलता है। और दिस इज एब्सोल्युटली ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। 15 लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात कही है, क्या आपका जो सवाल वहां पे दिख रहा है ना, क्या पश्चिम बंगाल सरकार नाकाम रहे? डेंजरस बात मेरे लिए ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार को सारी चीजें मालूम थी, लेकिन क्योंकि ये फेक करेंसी, ये इलीगल आर्म्स के साथ उनके और जमात के साथ कनेक्शन के साथ उनके एमपीज को जोड़ा जा रहा है, चारों तरफ ये बातें चल रही है। आगे जाके सब पता चलेगा, नेशनल एजेंसी जो तहकीकात कर रही है, क्योंकि उनको ये मालूम था, इसलिए उन्होंने वो चाह रहे थे कि वो नाकाम हो जाए ताकि वो एविडेंस जो पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई है वो जला दिया जाए। और देखिए पार्टी क्या सोच रही है, कहीं ना कहीं उसके नीचे स्तर के जो लोग होते हैं उनके बातचीत में भी वो कहीं ना कहीं झलकती है। हमारे जो भाई साहब बैठे हुए हैं मनोजीत जी, आप एक पुलिस स्टेशन को जला दिए गए हैं, इनको वो कितनी आसानी से छोटी घटना कह रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी हो जाए, कम्युनल कलर तो बात की बात है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर जो जगह की है उसमें क्वेश्चन में है। तो बीजेपी को ऐसा पार्टी परेशानी क्यों है? गृह मंत्री अगर चुनी हुई सरकार उस राज्य को ठीक से नहीं चला रही, जैसा कि आप बीजेपी मानती है, आप लोग मानते हैं, तो इसकी जवाबदेही बनती है राज्य की मुख्यमंत्री से, तो जवाब मांगा जा सकता है। बिल्कुल जवाब मांगेंगे। ऐसे में आप खुद इन पर्सन जाकर फैक्ट फाइंडिंग मिशन, पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग मिशन क्या हासिल करना चाह रही थी वहां जाकर? देखिए सुनिए, एक बात हमको देखने की जरूरत है। ये राजनाथ सिंह जी को, वहां के जो हमारे वरिष्ठ 3 जो एमपी को वहां पे भेजा गया था, उन्होंने आज वो रिपोर्ट सौंपी है। राजनाथ जी ने बहुत बड़ी चिंता जताई है और अगला 3 दिन में हम प्रेसिडेंट को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ सियासी को प्लीज ना जोड़िए। आप जिस चीज को दिखाएंगे, आप जो बात करेंगे, देश उसे सुनेगी, उसे मानेगी। इतनी आसानी से जो मीडिया के ऊपर दोष दिया जा रहा है, इसमें मीडिया तो वही दिखा रही है जो वहां पे हो रहा है। कुछ कोई लोग कम दिखा रहे, कोई ज्यादा दिखा रहे, इसमें आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये बात से दूर हटने की तो कोई जगह नहीं है कि वहां पे कम्युनल टेंशन हो सकती है। अगर आप विश्व हिंदू परिषद की किसी नेता को देखिए, हर धर्म में कुछ हार्डलाइनर्स होते हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, लेकिन अगर आप विश्व हिंदू परिषद या हिंदू कोई समावेश, रामदेव जी का समावेश पर आप रोक लगा सकते हैं ये बोल के कि कम्युनल टेंशन हो सकती है, तो जब इतना क्लियर कट एक था जिसमें फांसी की मांग की गई थी, आपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव हैं और आप कह रहे हैं कि आप लोग खुद राष्ट्रपति से मिलकर इस बारे में उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर कुछ किया जाए, लेकिन
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो आने दीजिए, क्यों इतनी जल्दी है बीजेपी को कि इसलिए जल्दी है क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, वो कितनी आसानी से हर चीज को छोटी घटना कहना जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर की एक उनका एक फितूर है, ये कह देते हैं बहुत सारे सीरियस चीज को छोटी घटना कह दी। उन्होंने क्या कह दिया कि बीएसएफ के साथ जो है, बीएसएफ के साथ वहां के आम जनता की जो है लड़ाई हुई। पर उनका जवाब तो आने दीजिए गृह मंत्रालय को बाबू। नहीं, जवाब तो तहकीकात जो है वो तो होगी अपनी जगह पे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वहां पे जो घटना घटी है उसके ऊपर जब कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं एक चीज हमको लार्जर पिक्चर देखना पड़ेगा। जितनी बार मैं उस समावेश की बात करूंगा, जितनी बार मैं उसमें बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर मुस्लिम संप्रदाय की वो थी मीटिंग थी, उतने बार उनके पास ये कार्ड आ जाएगी ये कहने के लिए कि बीजेपी का एक मंत्री जो है एंटी मुस्लिम बात कर रही है। बात एंटी मुस्लिम की नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की है और उसी वजह से बीजेपी को चिंता है। तादाद में लोग वहां सड़क पर निकले थे तो एहतियातन क्या कदम उठाए गए थे, ये सभी को जानना, ये जानना सभी को इस वक्त सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इतने हालात खराब हुए कि वहां पर पुलिस स्टेशन जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। लेकिन मनोजीत, ये बताइए, जो बात बीजेपी करेगी वो अब राष्ट्रपति के पास भी जाने वाली है, क्योंकि तुरंत दखल वो चाहती है पश्चिम बंगाल में और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। पहला बात यह है, आपको पता है कल एक ऑल पार्टी मीटिंग था वहां पर, एंड आप डू यू नो बीजेपी इज द ओनली पार्टी दैट डिड नॉट अटेंड दैट ऑल पार्टी मीटिंग। ये तो डेलिबरेटली ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को कोई शिक्षा में नहीं मिला। बिहार के इलेक्शन में जितना सारा हुआ था घटना, बिहार के इलेक्शन के लास्ट फेज में, इन लोगों को दे हैव गॉट द बिफिटिंग रिप्लाई। सिमिलरली दीस पीपल विल गेट द सेम रिप्लाई इन वेस्ट बंगाल। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, प्लीज। लॉजिक आपने, दिस इज अनफेयर, मेरे को बोलने दीजिए। आपने बहुत मेरे को बोलने दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है, 7-8 दिनों से वहां का एक टेंशन पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, और किसने नहीं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में सीपीएम था, कांग्रेस था, टीएमसी था, एक ही पार्टी वो नहीं गया, वो है बीजेपी। इसलिए मेरे को आई हैव गॉट द रीजनेबल एप्रीहेंशन दिस इज प्री प्लान्ड अटैक एंड मे बी ऑर्केस्ट्रेटेड बाय बीजेपी। एंड प्लीज लेट मी क्लैरिफाई, वहां का अगर कोई क्रॉस बॉर्डर कोई फेक करेंसी का प्रॉब्लम है, उसके लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस का फेल्योर होगा, बीएसएफ का फेल्योर होगा। स्टेट पुलिस का क्या कर सकता है? स्टेट पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इन लोग, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, आप यहाँ का है, आपको पता है यहाँ का कल्चर का, यहाँ का बिल्कुल पता है आपका कल्चर क्या है, तभी तो टेंशन है। उसके बावजूद भी आप कितना कोशिश कर रहे हैं, 7-8 दिनों से कितना कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको पता है वहां आज स्कूल में विवेकानंद का जन्मतिथि माना गया है, जिसका फैन आपका मोदी जी। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या? आप लॉजिक बात करें, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वहाँ का पुलिस निरंजन, जो ये बहस हो रही है, ये सबको समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव सामने है, लेकिन ये एक डेंजरस, एक तरह से एक बहस शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव। मनोजीत एक मिनट, एक डेंजरस बहस शुरू हुई है जो राज्य के लिए बहुत बुरी खबर है। तो ऐसे में क्या क्या स्टेक है बीजेपी और टीएमसी के पास इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जहां तक बीजेपी का है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस थी उसको मैच करना होगा। जितना एक तरह से मोदी वेव के चलते 15% के ऊपर इनके वोट शेयर आ गए थे, तो उसको किस तरह से बरकरार रखें, बल्कि उसको किस तरह से आगे ले जाएं, उसको सीटों में बदलें। तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे पोलराइजेशन उनके इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए काम करेगा। पहली बात तो ये है। तो वो जाहिर सी बात है, हर एक कोई अपने, जब खेल के मैदान में उतरता है तो अपना बेस्ट फुट को आगे रखता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी रखेगी। ये हमको समझना पड़ेगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। टीएमसी का जो वोट बेस है, एक तरह से बंगाल के 30 साल के ऊपर की जो लेफ्ट फ्रंट रूल था, उसमें एक तरह से क्रिमिनल पॉलिटिशियन का जो नेक्सस हो गया था वो पूरी तरह से टीएमसी की तरफ शिफ्ट कर गया। लेकिन उनको अभी भी लगता है कि कुछ सेक्शंस हैं जिसको और हमारे साथ लाना बहुत जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगले 3-4 महीनों में बंगाल में तो मुझे लगता है, और असम में भी इसका शायद रिपरकशंस हो, कि एक रिपल इफेक्ट होता हुआ दिखेगा और सोशल पोलराइजेशन की प्रोसेस जो शुरू हो गई है, ये मुझे रुकता हुआ नहीं दिखता है।
ये किस लेवल पे जाके रुकेगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को, खासतौर से केंद्र की राजनीति की लीडरशिप को बहुत समझ के कदम उठाने पड़ेंगे कि ये मामला और एस्केलेट ना हो जाए। आज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेशनल यूथ डे के ओकेजन में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे देश में एक दूसरे कम्युनिटी को, दूसरे के फेथ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरह से पॉजिटिव सिग्नल्स सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और तमाम और बाकी जो सीनियर नेता हैं उनकी तरफ से आए, बाबुल जैसे जो मास पॉपुलर, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो जाके बोले कि दूसरे के उसको रेस्पेक्ट करो। पहली बात तो ये कि पूरा कालू चौक का जो हम लोग मामला देखे, जैसे आजम खान ने बोला, उसके बाद कमलेश तिवारी ने बोला, तो इस तरह की जो भी हो उसको बहुत स्ट्रांगली हर कम्युनिटी के लोगों को करना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि हमारे भगवान, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। उनको आज के ठेकेदारों की नहीं जरूरत है, ये समझना पड़ेगा। और इसमें बाबुल जैसे लोगों की बहुत बड़ी अहम भूमिका होने वाली, इसलिए बहुत संभल कर भी चलना होगा। लेकिन बलदेव जी, जो बात मैं निरंजन से पूछ रही थी, क्या ये बीजेपी की लेफ्ट के वॉश आउट होने के बाद बीजेपी की पूरी लड़ाई बंगाल में नंबर 2 होने की है? हासिल कितना होगा ये तो अलग बात है, लेकिन शुरुआत इसीलिए हो रही है ये सब। देखिए, हर राजनीतिक दल अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है जो अभी आपने कही थी कि ये जो सारा घटनाक्रम है कितने खतरनाक मोड़ पर लिए जा रहा है। राजनीति को अगर वोट के लालच में आप एक कट्टर मजहबी रुख दे देंगे और जानबूझकर ऐसी घटनाओं को प्रमोट होने देंगे, आप आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे, सत्ता हाथ में होते हुए भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, केवल इसलिए कि भाई एक वर्ग को हमें खुश रखना है। और ममता जी की तो शुरू से राजनीति पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परिस्थ राजनीति रही है। उन्होंने राजग से अलग होने का भी यही कारण बताया कि उससे मुसलमानों को राजग के विरोध में होने का नुकसान होगा। तो जब उनकी मानसिकता ही वो है, और आप देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में 3.5 दशक के जिस कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ ममता जी ने आवाज बुलंद की, वो जननायक बन गई थी। लेकिन जब सरकार उनकी आई तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली सरकार है। बार बार बाबुल से भी कर रही हूँ बलदेव जी की, आप कह रहे हैं कि एक डेंजरस डिबेट है जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब इनके सांसद कलकत्ता तक मालदा जाने के लिए पहुंच जाते हैं तो क्या वो आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे? जिम्मेदारी इसमें घी कैसे कह रही है? क्या मामला तनाव, अगर तनावग्रस्त वो इलाका है तो सांसद जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये आप अधिकार नहीं देंगे कि वो देश के हालात को जाकर परखें। दादरी में कितने लोग आए, तब कोई नहीं सवाल उठाता था, लेकिन अगर वहां भाजपा के सांसद जा रहे हैं तो ये सवाल उठाया जाएगा। मालदा के कॉन्टेक्स्ट में दादरी की जिक्र नहीं होना चाहिए। वो हालात को जानने गए हैं। दादरी सांप्रदायिक दंगा था, मालदा में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। एक मॉब ने सरकार के ना होने के कारण पुलिस को अटैक किया है, उसमें कोई सांप्रदायिक लड़ाई नहीं। जी चलिए, हम लौट रहे हैं इस बहस में छोटे से ब्रेक के बाद। आज प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे हैं मालदा में हिंसा और क्या उस पर राजनीति हो रही है। हमारा सवाल है जिस पर हम लगातार जवाब ले रहे हैं। मनोजीत के पास सीधे चलते हैं, कोलकाता में जो टीएमसी के समर्थक है। मनोजीत, जैसे कि बाबुल ने कहा कि बीजेपी के सांसद गृह मंत्री से मिले हैं, अब गृह मंत्रालय ने एक तरह से पूरी रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से, तो आपकी सरकार को, यानी कि आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और राज्य सरकार को ना सिर्फ गृह मंत्रालय को जवाब देना, क्योंकि चुनाव है जो कि करीब 100 दिन दूर है, जनता के बीच भी जाकर जवाब देना है, तो जवाबदेही आप लोगों की जनता के बीच भी अब तय होगी इस पूरे मामले में। भले ही ये हिंसा आप कह रहे हैं कि एक नॉर्मल हिंसा हो, लेकिन वहां पर नुकसान हुआ है, तो इसका जवाब आप जनता को देंगे कि नहीं? देखिए, पहली बात, आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आउट देयर टू मेंटेन सम पार्लियामेंट्री डेकोरम। व्हेन आई एम स्पीकिंग, लेट हिम नॉट इंटरजेक्ट, प्लीज. Okay? Whenever I speak, he is barging in. Let him maintain some decorum.
दूसरी बात लीजिए, ये सिर्फ बाबुल जी ने कह रहा है, उनका जो पार्टी का एमएलए मिस्टर श्रमिक भट्टाचार्य वो भी वहां गए थे। सीपीएम का एक एमएलए, उसका पता विश्वनाथ घोष वहां का एमएलए है, और आरएसपी का जो वहां का स्टेट सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ये कोई नहीं कह रहा है कि वहां पर कोई कम्युनल टेंशन है। ये सिर्फ एक तनाव पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये फायदा किसका होगा ये आप लोग समझ सकते हैं, कौन कर सकता है? वहां अभी आज आपको मैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह रहा हूं, आज वहां स्कूल में बच्चे लोगों ने जो ऐसा होता ना, स्वामी जी का जन्म तिथि मनाया है, जिसका फैन आपने बोला है ना, आपका प्रधानमंत्री हुआ है, वहां अभी कोई बिल्कुल नॉर्मल है। वो पुलिस स्टेशन पार्शियली डैमेज हुआ था, उसको पेंट करके करा गया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अभी ये क्या कर रहा है अभी? लेकिन आप मेरे को बताइए, 7-8 दिनों से जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मतलब है जो चाहते हैं इस न्यूज में रहे, आप क्या सक्सेसफुल हुई है? नहीं हुई है, और होंगे भी नहीं, क्योंकि ये बंगाल है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। आप मतलब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूँ, और अगर ये नहीं मनोजीत, आप मतलब कर रहे हैं, आप मतलब कोशिश कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि मीडिया पर ये इल्जाम थोप कर कि हम इसे, अरे मीडिया पर मैंने कहा मीडिया पर क्या इल्जाम लगा है? जो भी आप क्यों आप ले रहे हैं आप इल्जाम आपके ऊपर, हम तो नहीं कह रहे हैं ना, जो भी एक कोशिश कर रहे हैं 7-8 दिनों से, जो भी हो एकदम बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही है, और सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, वहां बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कोई किसी का भी आप जो कह रहे हैं ना, किसी का भी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ। तो आप मनोजीत हम ये मानकर चलें कि टीएमसी इस पूरे मामले को विधानसभा चुनावों में कोई मुद्दा नहीं बनाने वाली? क्यों? अरे हम लोगों का कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री का ट्वीट था और हमारे एमपी का जो बोला है, we are not interested in this issue at all, because this is not a very big issue. We are not. There are plenty of issues. There are plenty of issues on which the vote can be sought. There are plenty of issues of development, and let me tell you with responsibility, people of Bengal, and I'm very sorry that Mr. MP, the honorable MP, also is a young man. He knows that the people of Bengal believes only in development and nothing else. We are not interested in any kind of मनोजीत कह रहे हैं बाबुल कि वहाँ हालात at all. सामान्य हो गए हैं, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। नहीं, मैं मनोजीत मंडोल का मुझे तृणमूल के साथ उनका क्या कनेक्शन है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना उनके साथ मैं कोई बहस में जोड़ना चाहता हूँ। मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, ना मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे एक ट्वीट के सिवा, ना किसी तृणमूल के स्पोक्स पर्सन या एमपी किसी को टीवी चैनल्स में आने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही तो हम कह रहे हैं कि सारी, इसीलिए तो हम परेशान हैं, इसीलिए हम आज राजनाथ सिंह जी को मिले हैं जो एमपीज हैं, इसीलिए हम प्रेसिडेंट जी को मिलने जा रहे हैं, और इसीलिए केंद्रीय सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रही है। इसका एक ही वजह है कि ममता बनर्जी को इस कम्युनल जो भी कम्युनल कलर हो, उसके पीछे जो भी लॉजिक हो, ये सारी चीज़ों को जो है दरकिनार करना है, उनको चुप्पी साधना है, क्योंकि उनका वोट पॉलिटिक्स है ही, उनका बेस ही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं इनको एक चीज़ से पूछना चाहूँगा कि वो जो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसका क्या होगा? ब्लू और सफ़ेद पेंट करेंगे ना वो पुलिस स्टेशंस में, सारे पुलिस स्टेशंस ब्लू और वाइट, क्योंकि दीदी को वो पसंद है, वो पेंट कर देंगे ना। व्हाट अबाउट द इंजरी टू द पीपल, व्हाट अबाउट द इंजरी टू द इनसिक्योरिटी? जो डर वहां पे पैदा हुई है, उसका क्या होगा? तो ये डर के खिलाफ डर का ही राजनीति करते हैं, और ये करके डेवलपमेंट वगैरह की बात करके ये दबाने की क्यों? अगर मैं इस बहस में आ सकता हूं तो तृणमूल की एमपी या स्पोक्सपर्सन क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप जब भी बाबुल सुप्रियो को इसके बारे में कुछ कहते हुए दिखाएंगे, तो वो लगेगा जैसे मैं एंटी मुस्लिम एंटी वो मीटिंग कह रहा हूं, और तृणमूल को इसी को लेकर सियासी करना है, उनको अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि उनका जो चीफ मिनिस्टर है, सिग्नल टू सिग्नल वो अपना अटायर बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं। टीएमसी की अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, तो बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स रहेगी? कुछ नहीं है, एक नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है। बार बार मैं बोल रहा हूं, प्लीज मालदा की पोजीशन को आप मद्देनजर आप बात करें, वहां पे किस तरीके का फेक करेंसी और इलीगल आर्म्स का चीजें चलता है, उसके मद्देनजर बात करें। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द बैकड्रॉप ऑफ द पठानकोट अटैक। देयरफॉर इनकी अगर बात मान ले, अगर मनोजीत की बात मान लें कि टीएमसी इससे चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी, क्या बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा रहेगा राज्य में? कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि तृणमूल का है ही तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स। मैं अगर इसके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो यही दिखाएगा कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी मंत्री एंटी मुस्लिम बात कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिमों का समावेश था। बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। ये ममता दीदी क्या कर रही है? होने वाला है विधानसभा चुनावों के दौरान, हम इसकी चर्चा करेंगे। 100 दिन बाद चुनाव होने थे या उसकी प्रक्रिया शुरू होनी थी। कैंपेन अभी से शुरू हो गया है, बीजेपी भी कैंपेन ही कर रही है। अगर टीम भेजी जा रही है तो
जो चिंता जो बाबुल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल बात बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या उसके लिए पार्टी के तरफ से एक डेलीगेशन जाने से उस जो थ्रेट है वो कुछ कम हो पाएगा? नहीं, वो भी जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से आप अगर डेलीगेशन भेजते हैं तो एक तरह से राजनीति में गहमा गहमी जारी रह सकती है, और आप अपने वोट बैंक में एक मैसेज दे रहे हैं कि हमको बहुत चिंता है उन लोगों के प्रति जिनको थ्रेटन किया गया, जो खतरे में आए उस 3 जनवरी की घटना में। और जाहिर सी बात है कौन लोग खतरे में आए, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जिस 10% के करीब ही हिंदू हैं, और चूंकि माइनॉरिटी की बात करते हैं तो लोग जब माइनॉरिटी की बात करते हैं, इस क्षेत्र के जो माइनॉरिटी है इसकी बात कोई नहीं करते हैं। ये जो कम्युनिस्ट और जो लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो हमेशा सांप्रदायिकता का जो ढोंग रचाते हैं, ये इनकी राजनीति गलत है, तो उनकी राजनीति का कैंपेन चालू है। बलदेव जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि ये सांसद जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको जाने का वहां अधिकार है, तो ऐसे में जो टीएमसी तर्क दे रहे कि ममता बनर्जी खुद एक जनप्रतिनिधि है, चुनी हुई सरकार है, तो वो खुद जानते हैं कि वो किन किन चीजों के लिए जवाबदेह हैं, ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों की बौखलाहट पर सवाल बनता है ना? नहीं, वो तो चुप्पी साधे बैठे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि उसके लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं और कैसे उसको वोट बैंक को यूज करेंगे, उनकी चुप्पी ही एक खास मजहब को सपोर्ट है कि देखो तुमको हमने छूट दे दी और हम चुप हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार, प्रशासन, पुलिस कोई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। और इसीलिए मौका इनके हाथ से ना चला जाए, इसीलिए यहाँ ज्यादा बोला जा रहा है इस तरफ से। जैसा कि नीलांजन जी कह रहे हैं, अगर चुप्पी वहां है तो बोली यहाँ पर ज्यादा, अगर यहाँ पे मौका हाथ से ना चला जाए, ये साफ हो रहा है। महासभा का मीटिंग होती, अगर ये हिंदू महासभा की मीटिंग होती, वीएचपी की मीटिंग होती, ऐसे पुलिस स्टेशन जलाया जाता, क्या ममता बनर्जी चुप रहती? आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। चुप रहती नहीं, और न सो कॉल्ड पूरी चीज जो है बीजेपी, वहां पे मुस्लिम लोग माइनॉरिटी नहीं थे, वो मेजॉरिटी है। साफ है कि अगर टीएमसी चुप है तो बीजेपी में जो बौखलाहट है या फिर जो बेचैनी है कि कहीं मामला हमारे हाथ से निकल जाए, ये मामला जरूर है। और मालदा पर हम लगातार आप तक हम रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। आज प्राइम टाइम में इतना ही। क्या ये मुद्दा विधानसभा में मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा, ये देखना अभी बाकी है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।